आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एलिमेंट ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलाइड्स कैन बोथ बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स बाय, यानी अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, और हैलाइड्स यानी कि क्लोरीन के आयंस जो होते हैं Cl-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये प्रिपेयर किए जाते हैं नेचुरली अकरिंग फॉर्म से। नेचुरली अकरिंग फॉर्म मतलब यानी कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, सॉल्ट जिस तरह से पाए जाते हैं कुदरती तौर पे, इनमें से कैसे अलग किया जाता है अल्कली मेटल्स को या हैलाइड्स को? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इन सबको अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डाउन्स प्रोसेस पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है ये एक नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है कि सोडियम के आयंस मूव करते हैं, ये पहले टूट जाता है Na+ आयन में और Cl- आयन में, और सोडियम के आयंस मूव करते हैं कैथोड की तरफ, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम मेटल में। जबकि Cl- आयन मूव करते हैं एनोड पे और ये वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरीन के एटम में। फिर इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन गैस फॉर्म होगी, और क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही होगी एनोड के ऊपर, जबकि सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रहा होगा कैथोड के ऊपर। इस तरह से हम अल्कली मेटल्स को या हैलाइड्स को अलग करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 124 में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड शामिल नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को ही देखें तो सबसे आसान ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होता है। और ये बात हम सबको पता होनी चाहिए कि पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A से, और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हमेशा आयोनिक करेक्टर या आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, आयोनिक करेक्टर ही शो करते हैं या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो KCl तो हमारा सही आंसर है। क्या फॉस्फोरस हाइड्राइड जो है PH3 ये हमारा सही आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड शामिल होता है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी डबल बॉन्ड होता है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत। B2H6 ब्रोन हाइड्राइड के अंदर भी बोरॉन जो है वो मेटालॉइड है और ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, और ग्रुप 3A के एलिमेंट्स भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी सल्फर ऑक्सीजन के दरमियान में या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, कोई आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए सारे ऑप्शंस गलत हैं। सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 125 के अंदर कहा जा रहा है हाइड्रोजन डिफ्यूजेस मोर क्विकली देन ऑक्सीजन बिकॉज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो जाती है, उसकी वजह क्या है? देखें, हाइड्रोजन का वेट बहुत कम होता है जबकि ऑक्सीजन का वेट बहुत ज्यादा होता है। अगर एक मोटा आदमी है तो उसको भागने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि जिसका लाइट वेट है वो तेजी से भाग सकता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का वेट होता है मोलिकुलर मास होता है इसका 2, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 32, तो इसके वेट में वाज़ेह फर्क है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट हैज लेस एटॉमिक वेट देन ऑक्सीजन। 126 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मिसनेम्ड, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम गलत लिखा गया है? देखिए, अगर हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करें तो ये लिखा हुआ है C6H5OH, ये फिनॉल का नाम है, क्योंकि C6H5 का मतलब है कि आपने पहले बेंजीन रिंग बनाया और उसके ऊपर OH लगा दिया, तो ये बन जाएगा फिनॉल। अगर आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर CH3 कंपाउंड लिख दिया तो ये बन जाएगा टॉलिन, तो हमारा ऑप्शन सी भी सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लिखा हुआ है और इसका नाम बन जाएगा एनिलीन, तो ये भी हमारा सही आंसर है, यानी कि तीनों ऑप्शंस ठीक है। जबकि अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है C6H5COOH, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप मौजूद है। अब इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका बेंजोइक एसिड, जबकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कार्बोनाइल बेंजीन, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 127 के अंदर हमसे कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में कौन कौन सी टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा, बीटा या गैमा? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, तीनों रेडिएशंस निकलती हैं। 128 में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा है? तो बेसिक कंपाउंड वो होगा
जो पानी के साथ में डिसॉल्व होकर एक बेस प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर देखें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में से आप फौरन से सही आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शंस के अंदर कार्बन मौजूद है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, और ये तीनों ऑप्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं, यानी कि नॉन पोलर इन नेचर है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑप्शन बी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तीनों तो सही आंसर नहीं हो सकते। और एक और बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये नॉन पोलर होंगे, और नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, तो बेस भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये तीनों आंसर्स हमारे रॉन्ग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अमोनिया को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो आगे जाके प्रोड्यूस हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, तो ये हमारा सही आंसर है। एमसीक्यू नंबर 129 पर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 129 के अंदर लिखा हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन बर्निंग 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाटर का कितना मास प्रोड्यूस होगा अगर हम 2.5 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस का बर्न कर दें इन द प्रेजेंस, मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने यहाँ पे हो जाएगा 2H2 और आगे जाके फॉर्म हो जाएगा 2H2O। अब बेसिक कैलकुलेशन है, हमें हाइड्रोजन का रिलेशन लगाना है वाटर के साथ, तो हमने H2 और इसका रिलेशन लगाया वाटर के साथ में। हाइड्रोजन का मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम गिवन है तो हम हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम यहाँ पर लिख लेंगे। हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अगर हमें वाटर का मास निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, तो वाटर का मास निकालना है तो हम वाटर का मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पर वाटर का मोलर मास कैसे निकलेगा, वाटर का होता है 18 टू द 36। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 36, यहाँ पे हमें इसका मास निकालना है तो हमने इसकी जगह पे m लिखा, और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम गिवन है तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है, 44.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा m से, और 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से, और आपने इसको सॉल्व करके मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसका जो सही आंसर है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 130 पे। तो एमसीक्यू नंबर 130 के अंदर लिखा जा रहा है, विच ऑफ द एलिमेंट इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिडक्शन करता है। अब आप देखें इसमें रिडक्शन किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कि वो जल्दी से हाइड्रोजन को छीन लेगा और सामने वाले ही पार्टी से हाइड्रोजन को लॉस करवा के उसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, हाइड्रोजन तो खुद लॉस या गेन हो रहा है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन और आयोडीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम है, तो इसीलिए फ्लोरीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 131 के अंदर लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन इसमें से कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एलिफैटिक है, एलिसाइक्लिक है, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखिए साइक्लोहेक्सेन साइक्लो अल्केन से बिलोंग करेगा, साइक्लो अल्केन से, और ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यानी कि जो अलोंग विथ साइकिल होते हैं। एरोमेटिक भी साइकिल के साथ होते हैं, लेकिन एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग शामिल होता है, इसलिए एरोमेटिक हमारा सही आंसर नहीं है यहाँ पर। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों आते हैं, लेकिन अगर बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो कि साइकिल के साथ होते हैं, ये बिल्कुल सही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल शामिल होता है। इसकी एक एग्जांपल गिरग्नॉट रिएजेंट है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 132 के ऊपर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसमें कौन सा सॉल्ट है जो कि हाइड्रोलिसिस नहीं करता। अब हाइड्रोलिसिस वो सॉल्ट नहीं करता जिसकी pH 7 हो, क्योंकि जब हम उसको पानी के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी pH चेंज नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस में pH चेंज होना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर
जो नॉर्मल सॉल्ट है, एक ही नॉर्मल सॉल्ट है जिसकी pH 7 होगी, वो नॉर्मल सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कैसे होता है? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आगे जाके बना लेते हैं सोडियम नाइट्रेट और साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट की pH होती है 7 और वाटर की तो pH होती ही 7 है। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड हमारा सही आंसर होगा कि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। जबकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट और अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट, ये तीनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करेंगे क्योंकि इनकी pH 7 से कम है या किसी की pH 7 से ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं MCQ नंबर 133 के अंदर, द इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या? ये आयनाइज हो जाएगा कि यहाँ से H+ आइन अलग हो जाएगा और CH3COO- यानी कि एसीटेट आइन अलग हो जाएगा। एसिटिक एसिड जब ब्रेक होगा तो एसीटेट आइन अलग हो जाएगा और H+ आइन अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन ऐसा मौजूद है, यहाँ पर ऑप्शन बी ये वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे कि अगर आप ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी में यहाँ पर COO के ऊपर नेगेटिव साइन नहीं लिखा हुआ। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाया जा रहा है, ये तो वैसे ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर देखेंगे ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं है बल्कि इथाइल अल्कोहल भी शामिल है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। जबकि नीचे एसिटिक एसिड ब्रेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये तीनों ऑप्शंस, ये चारों ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। MCQ नंबर 134 के अंदर कहा जा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? तो एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम कर दिया जाए, यानी प्लस कर दिया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड का इसमें से क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, अल्कली होगा या न्यूट्रल होगा? अल्कली और बेसिक एक ही जैसी बात है। हम यहाँ पे बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो देखें होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये बना लेंगे HCl, जबकि अमोनियम OH से रिएक्ट करके बना लेगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बहुत वीक बेस है जबकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो होगा क्या कि जो ओवरऑल सॉल्यूशन में जो करेक्टर होगा वो स्ट्रॉन्ग वाले का होगा, एसिड वाले का होगा, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एसिडिक, ऑप्शन ए। 136 पे हमसे पूछ रहे हैं द फॉर्मूला विच शोन द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। वो फॉर्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? वो फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर सिंपलेस्ट रेशो की बात की जाएगी तो सिंपलेस्ट रेशो वाला फॉर्मूला कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। MCQ नंबर 137 में हमसे पूछा जा रहा है मास ऑफ सब्सटेंस कंपोज्ड टू द मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज। कि एक सब्सटेंस का मास जो कि कार्बन 12 के हिसाब से कंपेयर करके निकाला जाता है, उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से कंपेयर करके निकाला जाता है, उस मास को क्या कहते हैं? तो ये सीधा सीधा एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 138 पे। 138 पे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रिएक्शन के स्टार्ट में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती है या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज होती है या कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की डिक्रीज होती है या कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता या नन ऑफ दीज वगैरह। देखिए अगर हम स्टार्ट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पहले तो होती है ज़्यादा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। जितना रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे उतना प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे और रिएक्टेंट्स के कम होने से रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाएगी। फिलहाल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस के स्टार्ट से ही रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 139 पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एग्जाम्पल क्या है? वैंडर वॉल्स फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ऑल ऑफ दीज।
तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डिस्पर्जन फोर्सेस, मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल मूवमेंट या लंडन फोर्सेस, ये सब या वेंडर वाल्स फोर्सेस, ये सब हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। एमसीक्यू नंबर 140 में हमसे पूछा जा रहा है आइसोटोप्स आर दोज एटम्स विच आर हैविंग, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 141 के अंदर कहा जा रहा है द क्रिस्टल ऑफ एटम्स पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड इज नोन एज, के एटम्स के क्रिस्टल्स आपस में पैक हुए हैं और इनको मेटालिक बॉन्ड के जरिए जोड़ा हुआ है, इन क्रिस्टल्स को क्या कहा जाता है? तो इन क्रिस्टल्स को कहा जाता है एटॉमिक क्रिस्टल्स, क्योंकि एटॉमिक क्रिस्टल्स के अंदर आते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स यानी कि गोल्ड के क्रिस्टल्स, सिल्वर के क्रिस्टल्स, या ऐसे कार्बन है, लेट्स से कार्बन के अंदर डायमंड है, अब डायमंड के क्रिस्टल्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर आ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जो सिंगल मेटल है, सिंगल मेटल के क्रिस्टल्स कहलाएंगे मेटालिक क्रिस्टल्स या एटॉमिक क्रिस्टल्स, उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। आइए बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 142 के अंदर कहा जा रहा है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के, और रेट अगर केमिकल रिएक्शन and rate if a chemical reaction is proportional to the product of active mass of reactant, this law is known as, ये सीधा सीधा लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन, कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उसके एक्टिव मास के ऊपर। अगर दो रिएक्टेंट्स हैं या दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा कि उनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट निकाल लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की। आइए आगे बढ़ते हैं, 143 के अंदर लिखा हुआ है इन H2O प्लस, ये H2O प्लस नहीं है, ये एक्चुअली में H3O प्लस है, हाइड्रोनियम आइन लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस प्रिंट है। अब आगे लिखा हुआ है शेयर्ड पेयर बिटवीन वाटर एंड H प्लस आइन, देखिए खुद पता लग गया कि वाटर और एक H प्लस आइन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो H3O प्लस बन जाएगा। इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? देखिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और यहाँ पर उसने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये तो बन गया वाटर। अब मान लें कि एक H प्लस आइन आया, H प्लस आइन यानी कि एक प्रोटॉन समझ लें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर दिया है, अब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर कर देगा, तो ये वाली शेयरिंग कहलाएगी वन साइडेड शेयरिंग, क्योंकि H प्लस आइन ने यहाँ पर कुछ भी शेयर नहीं किया। अब ये वन साइडेड शेयरिंग है और ये वन साइडेड शेयरिंग कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ये ऑक्सीजन एटम ने शेयर किया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 144 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 144 के अंदर कहा जा रहा है किंग ऑफ ऑल केमिकल्स इज, सारे केमिकल्स का जो किंग है वो कौन सा केमिकल है? तो सारे केमिकल्स का किंग माना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। अब इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड खतरनाक है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा डेंजरस कंपाउंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको कमोडिटी केमिकल कहा जाता है, कोई भी इंडस्ट्री सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर कंप्लीट नहीं हो पाती, बल्कि इनफैक्ट अगर किसी मुल्क की किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जाननी होती है कि उस मुल्क ने कितनी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ की है, तो हम देखते हैं कि उस मुल्क ने कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम किया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 145 के ऊपर। हेमाटाइट इज द ओर ऑफ, हेमाटाइट इसमें से किस चीज की ओर है? तो हेमाटाइट ओर है आयरन की। 146 के अंदर कहा जा रहा है Al2O3.H2O इज कॉल्ड एज, Al2O3.H2O इसमें से किस चीज का फॉर्मूला है? Al2O3 फॉर्मूला होता है डायस्पोर का, और डायस्पोर यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 147 के अंदर कहा जा रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम क्रोमेट बाय एडिंग विद, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया जाता है जब हम पोटेशियम क्रोमेट के अंदर एक और क्रोमेट आइन ऐड करें, और एक और क्रोमेट आइन ऐड करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2CrO4 और हमने इसको कन्वर्ट करना होता है K2Cr2O7 के अंदर, तो हमें एक क्रोमेट आइन इसके अंदर ऐड करना पड़ता है CrO4
O3 माइनस का। अब यहाँ पर ये क्रोमेट आयन इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, तो हमें जो सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है वो सॉल्वेंट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सही आंसर हो जाएगा H2SO4। अब बात करते हैं MCQ नंबर 148 पे। तो 148 पे हमसे कहा जा रहा है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ग्रुप 4A to 7A। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ग्रुप 4A से ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, 7A ग्रुप 4A से लेके ग्रुप 7A तक की किसी भी एलिमेंट से, तो वो कौन से हाइड्राइड्स फॉर्म करता है? तो वो हाइड्राइड्स बनाता है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब बेहतर होता कि अगर आपसे पूछा जाता कि ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने ग्रुप 4A से पूछा है तो भी बात ठीक ही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में किस तरीके से सिमिलर होती हैं। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज कि इनका स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज होता है और लार्जर साइज होगा, यानी साइज बहुत बड़ा है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत छोटा है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे एक्चुअली क्या इफेक्ट होगा, सिर्फ इन प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक बात याद कर लीजिए कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज जितना छोटा होगा और साइज जितना बड़ा होगा, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की पकड़ उतनी ही कम हो जाएगी। जब उतनी ही पकड़ कम हो जाएगी तो वो समझ लें कि एटम अपने अंदर से एक खाली सा हो जाएगा, उसके अंदर वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा या खोखला हो जाएगा एक तरीके से अंदर से। तो उसको मेल्ट करना या उसको बॉईल करना आसान हो जाएगा। तो होता क्या है कि ग्रुप 1A का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो ग्रुप 1A का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ग्रुप 2A के मुकाबले में। ग्रुप 2A का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी तरह से ग्रुप 3A का मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा होता है और फिर ग्रुप 4A का मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट वापसी रिड्यूस होना शुरू होते हैं, ये एक ट्रेंड है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इन दोनों के। देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों का कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि दोनों का साइज बड़ा है और दोनों का चार्ज छोटा है। अब इसी तरह से जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। 150 पे कहा जा रहा है कि एन एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ नॉर्मल साइज एंड वेट में वेरी अराउंड। एक नॉर्मल इंसान है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसका साइज नॉर्मल है, उसका वेट भी नॉर्मल है, तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक दिन के अंदर। तो इसका सही आंसर होता है, देखिए एक आदमी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो चाहिए 2300 कैलोरीज, जबकि आमतौर पे एक वुमेन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो चाहिए होती है 1900 या 2000 कैलोरीज, इसके आसपास। तो हमारा सही आंसर इसके आसपास मूव करेगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 2500 से लेके 3000 तक कैलोरीज, ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है 1000 to 5000। अब रेंज बहुत बड़ी दे दी। अब ऐसा नहीं कि ये रेंज गलत है, लेकिन ये रेंज बहुत बड़ी है तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अगर बात करें 500 to 1000, ये बहुत कम है तो इसलिए ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। और ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है 5000 to 10,000 कैलोरीज, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ऑप्शन सी भी गलत है और नन ऑफ दीज भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 151 पे। 151 पे हमें कहा जा रहा है केमिकल रिएक्शन H2O प्लस सुक्रोज C12H22O11 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो ये किस चीज, ये कौन सा प्रोसेस है? देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकल रहे हैं। हमें पता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकल के बाहर आते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। वैसे ये रिएक्शन आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस के चैप्टर के टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल या जो शराब है उसको बनाने का तरीका बताया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। आइए आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 152 के ऊपर। MCQ नंबर 152 के अंदर हमसे कहा जा रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 into X। तो CnH2n+1 into X ये हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 153 के ऊपर। तो 153 के अंदर कहा जा रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी when 240 joules of work is done by the system and it absorbs 200 joule of heat। देखिए हमें मालूम करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई लेट से हमें मालूम करना है
और हमें वर्क डन बताया जा रहा है कि 240 जूल्स है और सिस्टम जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस 200 जूल्स ऑफ हीट। देखिए सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये हीट पॉजिटिव ली जाएगी, Q विल बी टेकन पॉजिटिव क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और सिस्टम काम करके दे रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन भी पॉजिटिव लिया जाएगा। अब हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। तो यहाँ पे Q की जगह पे आ जाएगा, हमारे पास हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है 200 जूल्स, तो Q की जगह पे आ जाएगा 200, डेल्टा E की जगह पे डेल्टा E और W की जगह पे आ जाएगा 240 जूल्स। अब 200 माइनस 240 इक्वल्स टू डेल्टा E, तो डेल्टा E की जगह पे आ जाएगा -40 जूल्स। ये हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 154 पर चलते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 154 के अंदर कहा जा रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H5OCH3 इज। आईयूपीएसी नेम C2H5OCH3 का क्या होगा? देखिए जो स्मॉल रेडिकल है हम इसको ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करेंगे। C2H5OCH3 मैंने ऐसा करके लिख लिया। अब देखिए ये मिथाइल है और मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, साथ में 2 कार्बन है इथाइल के। अब हमें आईयूपीएसी नेम के हिसाब से पता है कि ईथर के अंदर जो लास्ट में हम रेडिकल रखते हैं, लास्ट में जो सफिक्स रखते हैं वो अल्केन वाला रखते हैं और शुरू के अंदर जो स्मॉल रेडिकल होता है उसके साथ में ऑक्सी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑप्शन बी क्यों गलत आंसर है? ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है मिथाइल इथाइल ईथर, ये इसलिए गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। अगर यहाँ पर इथाइल मिथाइल ईथर लिखा होता तो ये भी सही आंसर होता। बहरहाल हम बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 155 पे। 155 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन सा कंपाउंड या कौन सा रेडिकल ऐसा है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल वो कंपाउंड होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है या न्यूक्लियॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। आसान अल्फाज में कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होती है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर ज्यादा होते हैं या कुछ भी पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। अब देखें यहाँ पर आप देखें न्यूक्लियॉन्स की डेफिशिएंसी कहाँ पर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है तो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे BF3 की बात करें तो बोरॉन ग्रुप 3A से बिलोंग करता है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने 3 फ्लोरीन से बॉन्ड्स तो बना लिए, लेकिन आप देखेंगे तो फ्लोरीन 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 इससे बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास बोरॉन के पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी है, ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और अपने पास गेन कर सकता है क्योंकि अब ये गेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ऑब्वियसली, लेकिन बात ये कि इसके पास ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसको स्टेबल करने के लिए, फिलहाल 6 हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। ब्यूटेन भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव नहीं करता। अगर बात करें बेंजीन की तो हमें पता है बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेंगे। हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा होता है और कार्बन एटम्स न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 156 पे। 156 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में क्या बात सही है? प्रोटीन्स के बारे में ये बात ठीक हो सकती है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्या प्रोटीन एंजाइम होता है? जी नहीं, प्रोटीन एंजाइम नहीं होते बल्कि एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स बायोकैटालिस्ट नहीं होते बल्कि एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑल ऑफ दीज ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 157 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 157 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। इसमें कौन सा लिपिड नहीं है? देखें यहाँ पर स्टेरॉइड ये भी लिपिड है, ऑयल ये भी लिपिड है और फैट भी लिपिड है, ये तीनों लिपिड्स हैं, लेकिन विटामिन सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि विटामिन का ऑयल से, फैट से या स्टेरॉइड से इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो विटामिन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 158 के अंदर पूछा जा रहा है इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या बोथ ए एंड बी। देखिए हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, तो उसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अब रिडक्शन का प्रोसेस होने की वजह से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, लेकिन जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही आंसर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर
158 एक और बार रिपीट हो गया, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से। रिडक्शन इसमें से क्या चीज है, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ में रिडक्शन का एक और मतलब भी होता है, वो रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही आंसर है। और रिडक्शन का एक और तीसरा मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो तीनों ही सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 159 पर चलते हैं। 159 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन बढ़ेगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इन दोनों में कोई भी एक चीज हो रही है तो आप समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लेट्स से हम यहाँ पे बात करते हैं O2 to O-3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा, लेकिन -2 से -3 पे जा रहा है। -2 तो ऑलरेडी छोटा नंबर है, -3 उससे भी छोटा नंबर है। अब इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर ऑप्शन बी में देखें, बेरिलियम के अंदर लिखा हुआ है Be+2 से Be0, इसका मतलब ये +2 से 0 की तरफ जा रहा है। 2 बड़ा नंबर है, 0 छोटा नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं रहा, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। और सिमिलरली ऑप्शन डी के अंदर Na+ से Na0 पे जा रहा है, यानी +1 से 0 पे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन सी के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ है SO3-2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है SO4-2 के अंदर। अब आप देखेंगे चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन -3 और -4 ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन नंबर पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट पता लग गया कि ऑक्सीजन पहले 3 थे फिर बाद में 4 हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एमसीक्यू नंबर 160 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 160 के अंदर लिखा हुआ है 3 एलिमेंट्स X, Y and Z combine to form a compound XYZ। X, Y और Z तीन अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है XYZ। और अब इसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, X से सिमिलर होंगी, Y से सिमिलर होंगी, Z से सिमिलर होंगी, या XYZ तीनों से सिमिलर होंगी। तो जाहिर सी बात है तीनों कंबाइन हो रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज तीनों से ही सिमिलर होंगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 161 के अंदर कहा जा रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 180 ग्राम ऑफ H2O। व्हाट इज दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है 46 ग्राम सोडियम से, 12 ग्राम कार्बन से और ऑक्सीजन के 48 ग्राम से और वाटर के 180 ग्राम से। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस मिस हो गए, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सोडियम के 46 ग्राम है, बहुत आसान है, सोडियम के आप मोल्स निकाल लीजिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, 46 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे सोडियम 2। सिमिलरली कार्बन का 12 ग्राम है, तो आप कार्बन के मोल्स निकाल लीजिए। कार्बन का 12 एटॉमिक मास और कार्बन का मास भी गिवन है 12, तो यहाँ पे 12 को 12 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 1। सिमिलरली ऑक्सीजन का 48 है, तो ऑक्सीजन को आपने क्या किया 48 को डिवाइड किया 16 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन 3। और वाटर का मोलर मास है हमारे पास 180, अब वाटर का मोलर मास है 180, तो हमें पता है वाटर का मोलर मास जो होता है वो 18 होता है। अब 18 को 180 को 18 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 10। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा होगा कि सोडियम 2 होंगे, कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 48 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3, 16 वन 16, 16 3 था 48, तो ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट, देखिए 10 वाटर मोल्स हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 10 H2O, ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है Na2CO3 डॉट 10 H2O एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 163 पे। बोरिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद 140 डिग्री सेंटीग्रेड टर्न्स इनटू, बोरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाया जाता है, बोरिक एसिड को जब हीट किया जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोबोरिक एसिड के अंदर। हमारे पास होता क्या है कि एक होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड को ही आमतौर पे नॉर्मल बोरिक एसिड कहा जाता है, सिंपल बोरिक एसिड कहा जाता है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर आपने हीट किया,
100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटाबोरिक एसिड के अंदर। और अगर आपने मेटाबोरिक एसिड से ज़्यादा हीट मतलब 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो मेटाबोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरोबोरिक एसिड के अंदर। और अगर आपने 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है बोरिक ऑक्साइड के अंदर। तो ये हमारे पास ये 4 किस्म के बोरिक एसिड हो सकते हैं। अब यहाँ पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो रहा है पायरोबोरिक एसिड के अंदर। इसी तरह से 100 का है या 240 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का है तो आप उसको देख सकते हैं। 164 के अंदर कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फर की कितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी सल्फ्यूरिक एसिड के 1.5 मोल्स के अंदर। तो आप ये कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स गिवन है, जितने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स होंगे उतने ही सल्फर के भी मोल्स होंगे। तो आपने सल्फर के मोल्स रखने हैं 1.5 और सल्फर की अमाउंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आएगा 1.5, मास की जगह पे आपने m रख लिया। अब देखिए मोलर मास आपको पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं रखना, बल्कि आपको एटॉमिक मास रखना है सिर्फ सल्फर का, क्योंकि उन्होंने सल्फर की अमाउंट पूछी है। तो सल्फर का एटॉमिक मास हो जाएगा 32। आपने यहाँ पर 32 रखा एटॉमिक मास की जगह पे, और 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 48 इक्वल्स टू m। तो m इक्वल्स टू 48 ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 165 पे हमसे पूछा जा रहा है इन एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट्स अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो रिएक्टेंट्स अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर फेवरेबल कंडीशन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके ही प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। वी नो दिस। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 166 पे। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास किस चीज का अलॉय है? तो ब्रास अलॉय होता है कॉपर का और जिंक का। एमसीक्यू नंबर 167 के अंदर कहा जा रहा है इंटरनल एनर्जी है 10 और थ्रेशोल्ड है 39, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की जगह पे आपने रख लेना है 10, थ्रेशोल्ड की जगह पे आपने रखा 39 और एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 39 में से 10 माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 29। एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 29, ये हमारा सही आंसर है, प्लस 29। 168 पर चलते हैं। 168 के अंदर कहा जा रहा है इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इनमें से आर इक्वल, इनमें से कौन से एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर के होंगे? सोडियम के अंदर बराबर नहीं होते, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और साथ में होता है 11 इसका एटॉमिक नंबर। हीलियम इस हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हीलियम के अंदर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका एटॉमिक मास होता है 4। अगर आप देखेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हीलियम के पास हो जाएंगे 2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर 2। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर है हीलियम के अंदर, ये हमारा राइट आंसर है। लेड और यूरेनियम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं। आप एक काम करेंगे कि पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास दोनों का आप चेक करेंगे, और कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स इसके अंदर शामिल हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 169 के अंदर कहा जा रहा है सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है Na3COCN/6, और फिर इस तरह से सेम ऑप्शन से बस सोडियम की तादाद चेंज हो रही है। सोडियम की तादाद हो रही है +3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो हमें सही आंसर बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमसे पूछा जा रहा है सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट का। हेक्सासाइनो कोबाल्टेट पे तो कंफ्यूज नहीं होना, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट ये बड़ा आसान सा है। हेक्सासाइनो का मतलब है कि CN ग्रुप 6 मरतबा होगा, और कोबाल्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोबाल्ट शामिल होगा, यानी कि COCN/6 यहाँ पर ये तो शामिल हो गई। अब सोडियम की तादाद 3 होगी
4 होगी, 5 या 6 होगी, ये हमें बताना है। CN के ऊपर चार्ज होता है, साइनाइड ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1 का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ये ओवरऑल। तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अगर मान लें कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है 3, क्योंकि उन्होंने कोबाल्ट के ऊपर चार्ज 3 हमें मेंशन किया हुआ है, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है +3 का, तो +3 और -6 ये बन जाएगा -3। अब -3 को बैलेंस करने के लिए सोडियम होने चाहिए 3 ताकि उसका चार्ज बन जाए +3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जहां पर सोडियम की तादाद है 3, यानी कि ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 170 के अंदर पूछा जा रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन। sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें से किस चीज के अंदर पाई जाती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्काइन फैमिली के अंदर। तो अल्काइन फैमिली का जो भी कंपाउंड होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी के अंदर मौजूद है इथाइन, तो इथाइन हमारा सही आंसर है। अब इथीन बिलोंग करेगा अल्कीन से, और अल्कीन के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इथेन और मीथेन ये बिलोंग करते हैं अल्केन से, तो अल्केन के अंदर होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप यू गेट द आंसर। 171 पर चलते हैं। 171 के अंदर कहा जा रहा है विच वन हैज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी सबसे ज्यादा है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और साइज के ऊपर। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन को मैं HOH से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे और एटॉमिक साइज के ऊपर। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ये हमें थंब रूल याद रखना है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, साइज छोटा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा। अब यहाँ पर देखें कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज मौजूद है, जबकि Cl के ऊपर -1 का चार्ज तो छोटा ही है, तो ऑप्शन से ही फारिग हो गया। हाँ, हमारे पास +1 लिखा हुआ है और इस तरह से सोडियम के ऊपर +1 लिखा हुआ है। इन दोनों के ऊपर चार्ज कम है, लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और वो चार्ज इससे ज्यादा है, तो इसीलिए Mg+2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको मैग्नीशियम नहीं गिवन और आपको लिथियम Li+ गिवन है, सिमिलरली Na+ गिवन है और पोटेशियम का गिवन है K+9, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्योंकि तीनों के ऊपर +1 का चार्ज होगा, तो आप देखेंगे किसका साइज छोटा है, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा और तब वो सही आंसर हो जाएगा। 172 पर चलते हैं। 172 के अंदर कहा जा रहा है विच सॉल्ट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोलिसिस। इसमें कौन सा सॉल्ट है जिसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है? देखिए पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड जो है ना, इसकी पीएच होती है 7। अब वाटर की पीएच भी होती है 7। जब पोटेशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास पीएच चेंज नहीं होगी। जब पीएच चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक कंपाउंड है, इसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, यानी वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो पीएच चेंज हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास सोडियम एसिटेट लिखा हुआ है, सोडियम एसिटेट भी एक एसिडिक सॉल्ट है। अब एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से जब इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो पीएच चेंज हो जाएगी, यानी ये दोनों ही कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है फ्रॉम विच पीरियड डज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 बिलोंग्स। कौन से पीरियड से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग करती है? अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब आपने करना ही है कि यहाँ पर 3p6 को 4s2 को और 3d3 को कंसिडर करना है। इन तीन पे कंसिडर करना है। आपको पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और आपको ग्रुप नंबर तीनों चीजें निकालना सिखा देते हैं। पीरियड नंबर का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कोफिशिएंट। इसमें हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सा है? इसमें हाईएस्ट कोफिशिएंट है हमारे पास 4, तो पीरियड हो जाएगा 4। तो हमारा सही आंसर तो यहाँ पर फिलहाल 4th हो जाएगा, 4th पीरियड से बिलोंग करता है। अगर ब्लॉक निकालेंगे तो ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट ऑर्बिटल देख लीजिए, लास्ट ऑर्बिटल है यहाँ पे डी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक। और सिमिलरली अगर आपसे मान लीजिए ग्रुप के बारे में पूछ लिया जाए तो ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के लिए आप क्या करेंगे कि लास्ट एस ऑर्बिटल की पावर और डी ऑर्बिटल की पावर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि एस ऑर्बिटल की पावर है 2 और डी ऑर्बिटल की पावर है 3, तो इनको प्लस करके बन जाएगा ग्रुप 5।
अब लेकिन ये डी ब्लॉक है तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप बी से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप 5B। इस तरह से आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 174 के अंदर कहा जा रहा है विच रूल इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s3। कौन सा रूल वायलेट किया जा रहा है? आप अगर ऑप्शन पे फोकस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 4s3। अब 4s3 s ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि s एक ऑर्बिटल है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता आसान लफ्जों के अंदर। वरना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो ये है कि चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम आसान बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे s ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट किया गया। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 175 के अंदर कहा जा रहा है ऑन डिसोसिएशन AB कन्वर्ट हो रहा है A+ और B- के अंदर, और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, नॉर्मल है या स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पर KSP हम निकालेंगे। अब KSP से पता लग जाता है कि यहाँ पर ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो 1 1 गिवन है, और कोई इनइक्वालिटी या इक्वालिटी वाला कोई साइन गिवन नहीं जिससे हमें कोई आइडिया हो सके। तो इसका सही आंसर हम कंसीडर यही करेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि KSP के अंदर होता क्या है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ही फॉर्म होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म होता है, उसके बाद मजीद सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा होता। अब बात करेंगे 176 पे। 176 के अंदर पूछा जा रहा है एसिडिक बफर सोल्यूशन इज, इसमें से एसिडिक बफर सोल्यूशन कौन सा है? तो एसिडिक बफर सोल्यूशन वो होगा जिसके अंदर एक वीक एसिड मौजूद होगा। एसिडिक बफर सोल्यूशन में एक वीक एसिड मौजूद होगा और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट मौजूद होगा। अब यहाँ पे वीक एसिड देख लीजिए कहाँ पर है। वीक एसिड है हमारे पास CH3COOH के अंदर, और साथ में CH3COONA के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन है जो कि एक वीक बेस है, तो वो बेसिक बफर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है विच वन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करता है? तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करने के लिए आप देख लीजिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव रेडिकल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर पॉजिटिव रेडिकल मौजूद है, वो है NO+2 नाइट्रोनियम आइन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर बात करें ऑप्शन ए बेंजीन और ऑप्शन बी Cl-, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेंगे। 179 के अंदर कहा जा रहा है बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन 1.7 एक्सपोनेंशियल -4, Kc की वैल्यू है 1.5। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें बताना है। हमारे पास Kc निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जरा ये चेक कर लेते हैं। देखिए Kc निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे रखते हैं। इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन से बैकवर्ड रिएक्शन होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पता लगेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जबकि रिएक्टेंट्स की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता लगेगा डिनोमिनेटर के अंदर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता लगेगा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से। और Kc यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब Kc की जगह पे लिखा 1.5, बैकवर्ड रिएक्शन बताया जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन है 1.7 एक्सपोनेंशियल -4, 1.7 एक्सपोनेंशियल -4, और फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे हमने RF लिख लिया। अब RF डिवाइड में ये सामने जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1.5 मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.7 एक्सपोनेंशियल -4 डिवाइडेड बाय 1.5। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालने का तरीका ये हो जाएगा। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास फिट बैठ रहा है 1.7 एक्सपोनेंशियल -4। अच्छा, आपको यहाँ पर इसको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1.7 को 1.5 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा और फिर उसके साथ एक्सपोनेंशियल -4 लगाना पड़ेगा, तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको खुद से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 180 के अंदर पूछा जा रहा है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन द नंबर ऑफ बीटा कार्बन्स आर। 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन्स के अंदर बीटा कार्बन्स कितने होंगे?
अब बीटा कार्बन कैसे निकालें? सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब 2 क्लोरो यानी सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ गया और 2 मिथाइल यानी कि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ गया। अब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल भी है, क्लोरीन भी है, वैलेंसीज को फिलअप कर दें, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब आपने बीटा कार्बन को चेक करना है। देखें बीटा कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि सेकेंडरी कार्बन होते हैं। अब सेकेंडरी कार्बन मतलब जो सराउंडिंग में 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे डायरेक्टली। बीटा कार्बन वो जो कि सराउंडिंग में डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। तो देखें ये कार्बन, अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन सराउंडिंग में सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन या अल्फा कार्बन। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा और ये सराउंडिंग में 2 कार्बन एटम्स के साथ में अटैच्ड है, तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा। लेकिन ये वाला कार्बन कहलाएगा न्यू, क्योंकि ये वाला कार्बन कहलाएगा टर्शरी, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन कहलाएगा प्राइमरी। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा एक बीटा कार्बन यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 181 के अंदर पूछा जा रहा है इन बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होता है? बीटा एलिमिनेशन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है बीटा कार्बन से, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है बीटा कार्बन से। MCQ नंबर 182 के अंदर पूछ रहे हैं एनाइन मूव टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड? एनाइन कहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है? तो एनाइन मूव करता है एनोड की तरफ। 183 पे हमसे पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे फिनॉल का होगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड। MCQ नंबर 184 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है अ सर्टेन कंपाउंड कंटेन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है जिसके पास कार्बन की तादाद बता रहे हैं कि कार्बन की तादाद है 3.6 ग्राम, एक सेकेंड, कार्बन की तादाद है 3.6 ग्राम और वाटर ऑक्सीजन की तादाद है 4.8 ग्राम। तो अब यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताना है। हम सिर्फ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास कार्बन है 3.6, अब 3.6 है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 3.6 को 12 से डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 0.3। सिमिलरली 3.6 को 12 से डिवाइड कर लेंगे तो बन जाएगा 0.3। इस तरह से अगर हम बात करें 4.8 गिवन है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 4.8 को 16 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.3। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर निकले। यहाँ पर जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर निकले तो आप समझ लीजिए दोनों की तादाद सेम होगी। दोनों की तादाद कहाँ पर सेम है? तो वो है ऑप्शन ए के अंदर, जहाँ पे कार्बन 1 नजर आ रहा है और ऑक्सीजन भी 1 नजर आ रहा है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस होता तो हम देखते हैं कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं 0.6 और कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 0.3, तो इसका मतलब 0.6 डबल हो जाता है 0.3 से। इसका मतलब ऑक्सीजन की तादाद भी कार्बन एटम्स के मुकाबले में 2 गुना हो जाती, यानी कि CO2 सही आंसर हो जाता। MCQ नंबर 185 के अंदर कहा जा रहा है अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक गैस को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि गैस जो होती है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं ऑल डायरेक्शंस के अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन ए के अंदर कहा जा रहा है इट्स पार्टिकल मूव अपवर्ड्स, तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होते इसलिए गलत हो गया। इट पार्टिकल्स वाइब्रेट्स, तो गैसेस के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होते बल्कि सॉलिड्स के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी के अंदर कहा जा रहा है कि इट मूव्स डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं। 186 के अंदर कहा जा रहा है विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू रेडियो एक्टिव फिनोमिना, इसमें कौन सा यहाँ पे कौन सा प्रोसेस ऐसा है, कौन सा फिनोमिनन ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव फिनोमिनन से बिलोंग नहीं करता? अल्फा रे और बीटा रे ये तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ही हैं, तो ये तो हमारे पास सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनका ताल्लुक सीधा सीधा रेडियो एक्टिविटी से है डायरेक्टली, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम CT स्कैन की बात करें तो CT स्कैन के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, और अगर हम बात करें लेजर की तो लेजर के अंदर रेडियो एक्टिव रेज नहीं यूज की जाती, तो लेजर हमारा सही आंसर हो जाएगा।